नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास लेसन प्लानिंग से रिलेटेड है और ये दो स्टूडेंट्स राहुल और मोहित के रिव्यू पे बेस्ड है। उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था और ये पीडीएफ मैंने उनसे क्रॉस वेरीफाई भी की है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ देखने को भी मिले। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के लिए क्या सुनिश्चित करना है। पाठ योजना से 5 या 5 से ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे 23 फेब की थर्ड शिफ्ट पे। ठीक, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। तो पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के लिए क्या सुनिश्चित करना है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाना, यह सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट। अच्छा, बात को समझिएगा। बिना योजना के शिक्षण उस नाव की तरह है जिसकी कोई दिशा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए पाठ योजना शिक्षक को यह स्पष्ट करती है कि उसे क्या, क्यों और कैसे, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कक्षा में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना किससे संबंधित है। देखिए, ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिए जाते। हमको लगता है कि हमें ये आंसर ठीक लग रहा है तो ठीक है, पर ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं दिए जाते, उनका भी कुछ मतलब होता है। ये जो आपका ए और सी ऑप्शन है, ये छात्रों को अधिक गृह कार्य देना या छात्रों में कक्षा में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, ये सब मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो बाह्य मैनेजमेंट होता है। अगर आपने बहुत डीप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, डी क्या कर रहा है, केवल पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करना, ये सिर्फ प्रशासनिक कार्य पर जोर दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पंचपदी में प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या होता है। अभी 23 फरवरी की जो शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट, उस पर इनके स्टेप से ही क्वेश्चन आया था। तो पंचपदी प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है, इन्होंने पूछा है। तो क्या कोई इसका जवाब दे सकता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नए ज्ञान को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पंचपदी में प्रस्तावना का मुख्य कार्य है नए ज्ञान को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। वैसे फ्रेडरिक हर्बर्ट की जो प्रणाली थी, वो पंचपदी प्रणाली में पहले आपका प्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, सॉरी, पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, जिसमें आप प्रस्तावना होती है आपकी, आप नए ज्ञान को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आप सिस्टमेटिकली पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर आता है उसमें कंपैरिजन आता है। कंपैरिजन में आप उनको कंपेयर करना और एसोसिएट करना सिखाते हैं। इसके बाद आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में आप जो रूल्स होते हैं और रूल्स से प्रिंसिपल की तरफ आप जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आता है 5वें नंबर पे एप्लीकेशन। क्या आता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप प्रैक्टिस कराते हैं और कैसे नॉलेज को अप्लाई करना है वो सिखाते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। इनके स्टेप से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, इकाई योजना का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सबसे पहले दिया था एच.सी. मॉरिसन ने। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। हर्बर्ट ने जहां दैनिक पाठ्य योजना पर जोर दिया था, हर्बर्ट ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि दैनिक पाठ्य योजना पर जोर दिया था। वहीं मॉरिसन ने कहा कि विषय वस्तु को सार्थक, समझिएगा बात को, सार्थक और बड़ी इकाइयों में बांट देना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। तो यूनिट प्लान का संप्रत्यय एच.सी. मॉरिसन का था और दैनिक पाठ्य योजना का हर्बर्ट का था। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में स्मार्ट दृष्टिकोण के अंतर्गत ए का क्या अर्थ होता है। ए का अर्थ होता है अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। पाठ्य योजना के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें 35-40 मिनट की कक्षा में वास्तव में प्राप्त किया जा सके। यदि उद्देश्य बहुत ऊंचे होंगे या असंभव से होंगे तो शिक्षण हमारा असफल हो जाएगा। तो 35-40 मिनट के अंदर ये चीज़ वास्तव में प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो पाठ्य योजना शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में ये जो स्मार्ट के अंतर्गत ए होता है, इसका मतलब होता है अचीवेबल। क्या होता है, अचीवेबल। इसके अलावा बात करें, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। एम क्या होता है आपका, मेजरेबल होता है। ठीक है, मतलब मापने योग्य। ए आपका अचीवेबल होता ही होता है। आर होता है रियलिस्टिक। क्या होता है, रियलिस्टिक। ठीक है, वास्तविक। और टी क्या होता है, टाइम बाउंड। क्या होता है, टाइम बाउंड। देखिए, आपको ये आने चाहिए। जैसे जैसे लेवल ऊपर होगा, इनका भी लेवल ऊपर होता जाएगा। ठीक है, टी होता है आपका टाइम बाउंड। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट,
मॉरिसन के शिक्षण मॉडल मतलब यूनिट अप्रोच के 5 चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है? तो सही उत्तर है आपका विकल्प नंबर ए, आपका अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन और वाचन। और इनको याद रखिएगा, ठीक है? आपके पास समय है, आप इन्हें अच्छे से करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत आपको नहीं है। प्रस्तुति आपको पता है, अन्वेषण में पूर्व ज्ञान की आपको जांच करनी है, आत्मसातीकरण छात्र खुद पढ़कर विषय को गहराई से समझता है, ठीक है? संगठन में क्या होता है, छात्र बिना सहायता के अच्छा मैंने प्रस्तुतिकरण एक्सप्लेन किया था ना, शिक्षक द्वारा विषय समझाना होता है प्रस्तुतिकरण। आत्मसातीकरण में क्या होता है, छात्र खुद पढ़कर विषय को गहराई से समझेगा। संगठन में क्या होगा, छात्र बिना सहायता के ज्ञान को व्यवस्थित करेगा। और वाचन में क्या होगा, छात्र सीखी हुई बात को मौखिक रूप से प्रस्तुत करेगा, ठीक है? तो इनके क्रम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य के बारे में क्या सत्य है? विशिष्ट उद्देश्य के बारे में क्या शब्द है? अब इन ऐसे क्वेश्चंस को वही कर पाएगा जिसने थ्योरी को पढ़ा होगा, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन वहां पे आपको मिले, ठीक है? तो विशिष्ट उद्देश्य के बारे में क्या सत्य है? विशिष्ट उद्देश्य के बारे में एक चीज सत्य है, ये एक कालखंड में पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट टॉपिक से संबंधित होते हैं, ठीक है? ये एक कालखंड में पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट टॉपिक से संबंधित होते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सामान्य उद्देश्य पूरे विषय के लिए होते हैं, ठीक है? जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो किसी पूरे विषय के लिए होते हैं, जैसे मैथ है आपकी, ठीक है? तो ऐसे सब पूरे सब्जेक्ट के लिए होते हैं और ये साल भर चलते हैं, ठीक है? सामान्य उद्देश्य साल भर चलते हैं। क्या होता है, साल भर चलते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। वहीं पे जो आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो सिर्फ 40 मिनट की क्लास के होते हैं। क्या होता है, 35-40 मिनट वाली जो क्लास चलती है 40 मिनट की क्लास के लिए होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है और उसको लाभ हानि के सूत्र का उपयोग करना सिखाना है आपको, तो आप वो 40 मिनट के अंदर उसको सिखाएंगे और ये क्या होगा, ये एक आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। देखिए, सामान्य उद्देश्य पूरे साल भर चलता है, ठीक है, और पूरे विषय को पढ़ाने के लिए होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य 40 मिनट का होता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा ए नंबर गलत क्यों है? सामान्य उद्देश्य की परिभाषा, इनका संबंध पूरे विषय से होता है। ये तो सामान्य उद्देश्य की परिभाषा से संबंधित हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। ये बहुत व्यापक और दीर्घकालिक होते हैं, ये भी सामान्य विषय से संबंधित हो गया। इनका मापन करना असंभव होता है। इसको कैसे हम देखिए, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनका मापन आप कर सकते हैं, उनको माप सकते हैं। बच्चे ने कितना पढ़ा है, उसको कितना समझ में आया है, आप उसको क्वेश्चन दोगे करने के लिए तो करके आपको बताएगा। तो विशिष्ट उद्देश्य हमेशा मापने योग्य होते हैं, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित 5E मॉडल का वह चरण कौन सा है जिसमें छात्र सीखी हुई अवधारणाओं को नई परिस्थिति में लागू करता है? क्या आप में से कोई बता सकता है? तो 5E मॉडल एक रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीका होता है, ठीक है? तो इसमें जो ई है आपका, वो कौन सा है? इसने एलेबोरेट के लिए बोला है, छात्र सीखी हुई अवधारणाओं को नई परिस्थिति में एलेबोरेट में विस्तार करने में लागू करता है, एलेबोरेट में, ठीक है? इसके अलावा बात करें, एक इंगेज होता है, ठीक है, रुचि जगाना होता है। एक एक्सप्लोर होता है ना? एक एक्सप्लोर होता है, खुद खोज करता है बच्चा, इसमें एक्सप्लेन में खुद परिभाषा बताता है और इवेल्युएट में परखता है, ठीक है? नेक्स्ट, रॉबर्ट गैने के अधिगम की 9 घटनाओं में शिक्षक द्वारा उद्देश्यों की जानकारी देना किस चरण में आता है? ठीक है, रॉबर्ट गैने के अधिगम की 9 घटनाओं में शिक्षक द्वारा उद्देश्यों की जानकारी देना किस चरण में आता है? तो ये दूसरे चरण में आता है। गैने के अनुसार जो प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे पहले छात्रों को पहले बच्चों का ध्यान खींचा जाता है, उसके तुरंत बाद उन्हें यह बताया जाता है कि आज वो क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव उनको बताते हो कि आज आप क्या सीखने वाले हो, ठीक है? नेक्स्ट, उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए रॉबर्ट मेगर ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया? तो रॉबर्ट मेगर ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया था? ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, इनको सिर्फ बुक पढ़ने वाला इंसान, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसने बारीकी से इनको तोड़ रखा है, वही कर पाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसी क्रियाओं को पर जिन्हें देखा और मापा जा सके, इस पर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया था। कि मेगर का ऐसा मानना था, कहना था कि उद्देश्य ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें सिर्फ बच्चा समझ जाए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चा सीधे संज्ञा की परिभाषा लिखे, ठीक है? आप उसे इतना बढ़िया समझा दो कि वो संज्ञा की परिभाषा लिखे, फूलों को खुद से पहचानना शुरू कर दे, ठीक है? तो इन क्रियाओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और इनका टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो रॉबर्ट मेगर का इस पे बेस्ड था। नेक्स्ट,
हार्वर्ड के अनुसार वह कौन सा चरण है जहां छात्र दो अवधारणाओं के बीच समानता और अंतर स्पष्ट करते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था, कंपैरिजन और एसोसिएशन। ठीक है, तुलना या संबद्धता। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चरण में शिक्षक नए पाठ की तुलना किसी पिछले सीखी हुई बात से करता है। जो अध्यापक यहाँ पे नया बता रहा है, ये न्यू चीज हो गई, तो इसकी तुलना किसी ओल्ड चीज से करता है। ठीक है, छात्र देखते हैं कि नई जानकारी पुरानी जानकारी से कैसे मिलती जुलती है या किस तरह से अलग है। जरूरी नहीं है कि बस आप जोड़ रहे हो, मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि जुड़ रही है तो क्यों जुड़ रही है, अलग है तो कैसे अलग है, और यही उनके दिमाग का कनेक्शन बनाती है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, ब्लूम वगैरह को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, मैं तो बहुत छोटा सा इसमें बता रहा हूँ। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार विश्लेषण का क्या अर्थ होता है? तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार विश्लेषण का अर्थ होता है जटिल सूचना को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये सब कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट, चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल के शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का प्रतिमान किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये हंट ने दिया था। किसने दिया था? हंट ने दिया था। शिक्षण के 3 मुख्य स्तर होते हैं। एक होता है आपका स्मृति स्तर, ठीक है, दूसरा होता है आपका बोध स्तर, और तीसरा होता है आपका चिंतन स्तर। ये तो मैंने बता दिया कितने स्तर होते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। स्मृति स्तर हर्बर्ट ने बहुत जोर दिया, ठीक है, रटने पर इन्होंने जोर दिया था हर्बर्ट ने। बोध स्तर, बोध स्तर मॉरिसन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मॉरिसन से रिलेटेड है। चिंतन मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर, मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल पर कौन है? हंट है आपके। कौन है? हंट है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे स्मृति स्तर से रिलेटेड है हर्बर्ट आपके, रटने की बात करते थे, रटो। बोध की बात करते थे मॉरिसन, मतलब अंडरस्टैंडिंग की, और चिंतन की बात करते हैं, सॉरी हाँ, बोध की बात करते हैं आपके मॉरिसन, और चिंतन की बात हंट करते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, पाठ्य योजना के ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध छात्र की किस क्षमता से है? तो ये मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं से है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको पढ़ने पे और करने पे बहुत आसान लग रहा होगा। एक तो मैं बता भी रहा हूँ, दूसरा आपको अपने पढ़ भी रखा है, पर जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जाएंगे आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अपने आप को इतना अभ्यासरत कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखते ही आप कर पाएं। ठीक है, तुरंत लैंग्वेज को समझ पाएं। नेक्स्ट, मॉरिसन के मॉडल में आत्मसातीकरण चरण के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मॉरिसन का जो मॉडल है उसमें जो आत्मसातीकरण चरण होता है उसके दौरान शिक्षक की भूमिका क्या कोई बता सकता है? ऑप्शन तो आप ये ले तुरंत कर लोगे, पर इसको समझ के चलना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन चेंज आते हैं, नए तरीके के आते हैं। छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन और गहराई से समझने के लिए मार्गदर्शन देना, यही शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, आत्मसातीकरण वह चरण है जहाँ छात्र सक्रिय होकर विषय वस्तु को आत्मसात करता है। ठीक, और शिक्षक यहाँ पे केवल मार्गदर्शक नहीं होता बल्कि शिक्षक का लगातार बोलना, मतलब कि प्रस्तुतिकरण चरण की विशेषता होती है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, एक प्रभावी पाठ्य योजना लचीली होनी चाहिए, इसका अर्थ है कि, यह क्वेश्चन अच्छा है, हल्के मत लीजिएगा, शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं और स्तर के अनुसार योजना में बदलाव कर सकें। ठीक है, पाठ्य योजना कोई जेल नहीं है, ये आपकी NIOS का शायद टर्म है। पाठ्य योजना कोई जेल नहीं है। यदि शिक्षक कक्षा में देखता है कि बच्चे को एक उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी योजना को मौके पर ही वो बदले। ये वाला लाइन भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो अध्यापक अपनी पाठ्य योजना को मौके पर बदले या नहीं, तो बदल सकता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? शिक्षण की कलात्मक या वैज्ञानिक गुण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार संश्लेषण के स्थान पर शीर्ष पर किसे रखा गया है? तो इसे तो आप तुरंत कर लेंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं। सृजन करने को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, आपको पता है 1956 में ब्लूम ने दी थी अपनी टैक्सोनॉमी, फिर उसमें 2001 में संशोधन हुआ था, है ना, तो संज्ञा को क्रिया में बदला गया था। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। ब्लूम, प्याजे, ये इन सबको बड़े बड़े जितने नाम है सबको अच्छे से करके जाइएगा। सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आ रहा है और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे। नेक्स्ट, छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का चित्र बना सकेंगे, यह उद्देश्य किस पक्ष के अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो यह आपका क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? जब भी किसी उद्देश्य में हाथ और आंखों का समन्वय, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, या कोई शारीरिक गतिविधि होती है, ठीक है, चित्र बनाना, ठीक है, कोई प्रयोग करना, मॉडल बनाना, तो ये क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है, ज्ञानात्मक क्या होता है? ज्ञान दिमाग से सोचने वाला हो गया आपका, ठीक है, मेमोरी वगैरह टाइप का। नेक्स्ट, शिक्षण के स्मृति स्तर की पाठ्य योजना मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक के विचारों पर आधारित है?
स्मृति स्तर, याद रखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, स्मृति स्तर की पाठ्य योजना मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक के विचारों पर आधारित है? तो ये किसके ऊपर आधारित है? HERBART, हर्बर्ट पे आधारित है। इनकी जो पंचपदी प्रणाली थी, ये पंचपदी जो इनके प्लान थे, तो इन्होंने तथ्यों को ज़्यादा जोर दिया कि आप तथ्यों को याद करो, ठीक है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करो, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, उद्देश्य कथन पाठ्य योजना में किस चरण के बाद आता है? उद्देश्य कथन ये प्रस्तावना के बाद आता है, ठीक है, ये प्रस्तावना के बाद आता है। इसे ऐसे समझिएगा कि कक्षा की जब शुरुआत होती है तो शिक्षक पहले 3-4 प्रश्न पूछता है बच्चों से, ठीक है, पूछकर बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ये हो गई आपकी प्रस्तावना। जब क्लास शुरू होती है और अध्यापक 3-4 प्रश्न पूछता है तो ये होती है प्रस्तावना, अपनी तरफ ध्यान खींचता है। उसके बाद अध्यापक कहता क्या है, जब ऐसा होने के बाद जब बच्चे जवाब नहीं दे पाते और प्रश्न समस्यात्मक बन जाते हैं उनके लिए, तब शिक्षक कहता है बच्चों आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब वो कहता है कि हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, इसी घोषणा को हम कहते हैं उद्देश्य कथन। हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यही है आपका उद्देश्य कथन। आई होप ये बात क्लियर होगी, है ना। बढ़िया प्रश्न था ये। नेक्स्ट, NIOS और NCERT के अनुसार आधुनिक पाठ्य योजना में अधिगम परिणामों पर जोर दिया जाता है जो कि छात्र केंद्रित और मापने योग्य होते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। पुराने समय में टीचर ने क्या पढ़ाया वह जरूरी नहीं था, लेकिन NIOS और NCERT के अनुसार अब बच्चे ने क्या सीखा है ये जरूरी हो गया है, ठीक है। अधिगम परिणाम ऐसा होना चाहिए जिन्हें क्लास के अंत में परखा जा सके। बच्चा, अब परखने का मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आंसर आने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अंतर बताना आ रहा है, बेसिक कैलकुलेशंस आ रही हैं, समझ कैसी है चीज़ों को करने की, कुछ ऊपर नीचे त्रुटियां हो रही हैं वो चल जाएगा, बस उसे समझ, जो उसने पढ़ा है उसका बोध भी है उसे या नहीं, ये मेन हमारा आउटकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा आखिरी प्रश्न है और इसको समझते हैं। कविता शिक्षण के लिए किस प्रकार की पाठ्य योजना सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कविता शिक्षण के लिए रसास्वादन या सराहना पाठ्य योजना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अप्रिसिएशन, इसमें आपके सुर में मिठास हो और सुरीला आप गा सकते हो, है ना, तो बहुत स्पष्ट शब्दों का यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो बोलते वक्त, ठीक है, तो ये सब होता है रसास्वादन, ये सराहना पाठ्य योजना इसका काम होता है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानात्मक पाठ्य योजना, इसमें क्या होता है, ये आपके भूगोल इतिहास जैसे विषयों के लिए होती है, तथ्य आधारित जो विषय होते हैं आपके उनके लिए होती है, और कविता आपकी तथ्य आधारित नहीं है ना, तो ये होती है ज्ञानात्मक पाठ्य योजना भूगोल इतिहास या विज्ञान जैसे विषयों के लिए, ठीक। इसके अलावा बात करें कौशलात्मक पाठ्य योजना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कौशल, ठीक है ना, स्किल लेसन प्लान वगैरह जो होता है, ये भाषा के व्याकरण सीखने, चित्रकला या शारीरिक शिक्षा के लिए होता है। मैं इस बात को लिख देता हूँ, व्याकरण सीखने, ठीक है, व्याकरण सीखने और चित्रकला मतलब आर्ट वगैरह आपका जो हो गया, और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए ये यूज होता है, जहाँ किसी काम को करने की कुशलता विकसित की जाती है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।